हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पेपर थर्ड का यूनिट फोर्थ यूनिट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। इसके पहले फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट इन दोनों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मैं कवर करा चुकी है, जो कि हमने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाए हैं। आप प्ले लिस्ट में मैंने पेपर फर्स्ट सेकेंड सबकी प्ले लिस्ट अलग अलग बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट से जाके आप पढ़ सकते हैं। यूनिट थर्ड और फिफ्थ हम एक साथ वीडियो में ले आएंगे। थर्ड और फिफ्थ की एक साथ यूनिट बनाएंगे। पेपर थर्ड की थर्ड और फिफ्थ यूनिट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यूनिट मैं आपको दे रही हूँ ये। तो पढ़ते हैं फोर्थ यूनिट को। और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बना रखी है। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट से जाके क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़रूर कमेंट जरूर करिएगा ताकि, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि हमारे भी कॉलेज में, मैं प्रोफेसर हूँ, एग्ज़ाम हमारे भी हो रहे हैं, हमारे कॉलेज में ड्यूटी लगी हुई है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही आप जब बीएड के एग्ज़ाम दे के आना, तो जब आप पेपर देके आएंगे बीएड के, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी पीडीएफ, पेपर जो आपको मिलेगा उसकी पूरी पीडीएफ, जो मोबाइल लेके जाए वो उनकी पूरी पीडीएफ बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। तो हम उसकी आपको सल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे ताकि ये आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत किए, कितना नहीं। तो ये आप करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रबंधन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? व्यक्तियों से कार्य लेना। जिस व्यक्ति के अंदर इतनी कुशलता है कि वो व्यक्तियों से अपना काम ले सके, अपने सारे काम करा सके, सारी व्यवस्थाएं करा सके, तो वो ही क्या होता है? प्रबंधन होता है। उसके द्वारा ये जो एफर्ट होता है वही प्रबंधन कहलाता है। तो उसके द्वारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक जगत में वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है? क्या कहलाती है? शैक्षिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, भारत में शैक्षिक प्रबंधन को पृथक विषय के रूप में कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 1960 के बाद। अगला क्वेश्चन है, ये पीजीटी क्वेश्चन है, पीजीटी में बहुत बार पूछा गया है, करीब 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूनेस्को ने शिक्षा के 4 आधार कौन से बताए हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग याद कर लीजिए। कोई पीजीटी का एग्ज़ाम देने लगे तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके लिए। तो यूनेस्को ने 4 आधार बताए हैं। कौन कौन से आधार कह सकते हो, या शिक्षा के कार्य कौन से हैं, या शिक्षा का स्तंभ कौन सा है? 4 कौन कौन से स्तंभ है? इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है ज्ञान को सीखना, दूसरा है कार्य को सीखना, तीसरा है जीवन जीने को सीखना, चौथा है स्व ज्ञान को जानना। तो ये 4 कार्य बताए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। यह शिक्षा के आधार स्तंभ बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंधन संप्रत्यय किसने दिया? तो ये संप्रत्यय किसने दिया? फ्रेडरिक टेलर ने, और इसी को टेलरवाद भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक टेलर ने कितने बिंदुओं का उल्लेख किया? तो उन्होंने 4 बिंदुओं का उल्लेख किया है।
पहला है प्रदत्त कार्य को सफलता, दूसरा समय के साथ वेतन का संबंध, व्यक्तियों के कार्यों में परस्पर प्रतिद्वंदिता, और चौथा है सम्मान जनित जीवन। अगला क्वेश्चन है प्रबंध एक सेवा है, यदि वह प्रबंधक स्वयं ही सेवा करता है तो किसी की भी सेवा नहीं करता। यह कथन किसने दिया है? रिसमिट्ज वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन आधारभूत संविदा और संचालन क्रियाएं इसमें संगठित प्रयास सम्मिलित रहते हैं। तो ये किसका कथन है? मैकफॉरलैंड द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रबंधन ये जो डेफिनेशंस होते हैं ना थोड़ी टफ होती है, क्योंकि लगभग सभी के जो वर्ड्स होते हैं एक ही जैसे होते हैं। एक ही वर्ड का पता नहीं चलता है कि कौन सी किसने दी है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से जो आपको जो अदर क्वेश्चन है उसको तो आप सबसे अच्छी तरीके से तैयार करिए, उसके बाद डेफिनेशन पढ़िए। कितनी डेफिनेशन पूछेंगे? 2 या 3, उससे ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे। तो आप ये कथन वाली डेफिनेशन ज़रूर तैयार करिए। जो लाइन्स है उसको 2 लाइन 3 लाइन जो भी दी गई है 4 लाइन उसको पूरी पढ़िएगा। शब्द एक जैसे ही होते हैं तो उसमें से जो की पॉइंट देखिएगा, जो या 1 या 2 शब्द ऐसे होते हैं जो दूसरे में नहीं है, सिर्फ उसी वर्ड से आप याद कर लीजिएगा कि ये कथन इन्होंने बोला है। तो ये कथन वाले क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा करिए आप। कथन वाले 1-2 एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो यह कथन वाले में आप क्या करिए करिए 3 या 4 जो भी लाइन दी गई हो उसमें एक कीवर्ड देख लिया करिए कि इसमें ये कीवर्ड दिया हुआ है और इसने बोला है कि जॉर्ज टेरी ने बोला है ये कीवर्ड। तो उससे आप ऐसे क्लू के रूप में ऐसे याद कर लिया करिए। प्रबंधन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? जॉर्ज टेरी का कथन है। अगला है प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो किसने कहा? ये जॉर्ज टेरी ने ये भी बोला है। प्रबंधन उन सभी संगठनात्मक क्रियाओं का सम्मिलित किया जाता है जो उद्देश्य पूर्ति तथा प्राप्ति, कार्य मूल्यांकन तथा उस कार्यात्मक दर्शन के विकास से संबंधित है जो सामाजिक प्रणाली में संगठन के उद्देश्य को सुनिश्चित करती है। तो ये कथन किसका है? जैकब का। तो ये किसने बोला है? जैकब ने। अगला है विद्यालय के प्रबंधन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन हैं। कौन कौन से? मानवीय, भौतिक, मानवीय संसाधन, भौतिक, दृश्य और अदृश्य। और मानवीय संसाधन के अंतर्गत वो सारे संसाधन आते हैं जो सजीव हैं, मतलब कि पर्सन है, जैसे टीचर्स है, कर्मचारी है, चपरासी है, लिपिक वर्ग है, छात्र हैं, अभिभावक हैं, प्रबंधक है। ओवरऑल जितना भी सजीव पर्सन है वो किस में आएगा? मानवीय संसाधन में। और भौतिक संसाधन में क्या आता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं, जैसे कि मेज है, कुर्सी है, डस्टर है, अलमारी है, पलंग है, एवरीथिंग जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भौतिक में आता है, भौतिक संसाधन है। कुछ दृश्य और कुछ अदृश्य। तो ये आप कॉमन सेंस यूज़ करके ही जान सकते हो ये किसके अंतर्गत आएगा। अगर इसको आपने याद कर लिया तो समझ लिया तो आपसे जितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे आप आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न, किसमें प्रबंधन एक नवीन अवधारणा है? तो किसमें है? शिक्षा में। अगला प्रश्न है शिक्षा में शैक्षिक उद्देश्यों को अच्छे प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो कैसे प्राप्त किया जाए? प्रबंधन से, प्रबंधन के द्वारा। प्रशासन और प्रबंधन ये लगते तो एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों अलग अलग क्रम से और दोनों की अलग अलग वैल्यू है। प्रबंधन प्रशासन के अंतर्गत आता है लेकिन प्रशासन प्रबंधन के अंदर नहीं आता। आप जैसे कोई विद्यालय है जिस स्थापित किया और वो उसको सारे फाइनेंशियल सुधार
तो जैसे विद्यालय किसी ने स्थापित किया और वो आपको वो उसको सारी फाइनेंशियल सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, तो वो प्रशासन में ऊपर से देख रहा है, और जो पूरे प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर रहा है, सबको मैनेज कर रहा है, वो प्रबंधन में आ जाएगा। आगे से रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे। अगला प्रश्न है, अच्छे विद्यालय संगठन से हमारा तात्पर्य ये है कि संगठन ऐसा हो जिसके द्वारा विद्यालय के विभिन्न अंग प्रत्यंग मिलकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सक्रिय रहे। तो ये किसने वो बोला कथन? तो ये कथन है डॉक्टर एस माथुर का। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रबंधन है विज्ञान और कला दोनों। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन कार्यों को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 6 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या है? नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और मूल्यांकन करना। प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन, निर्देशन गाइडेंस, नियंत्रण कंट्रोलिंग, समन्वय कोऑर्डिनेशन, मूल्यांकन एवल्यूशन करना। तो इन कार्यों को याद कर लीजिएगा। कोई भी एक कार्य दे सकते हैं, बाकी 3 अलग दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा प्रबंधन का कार्य है। तो या 3 कार्य दिए, एक दूसरा दे दिया, तो पूछा कि कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपसे आंसर पूछ सकते, तो आप ये 6 याद कर लीजिएगा। जैसे कभी घुमा के दे तो आप आंसर टिक करो सही। अगला प्रश्न, प्रशासन प्रबंधन का अंक है, ये किसका है? EFL ब्रेच का कथन है। अगला प्रश्न, किसी संस्था का मस्तिष्क होता है, क्या होता है? प्रशासन। अगला प्रश्न, किसी संस्था का हृदय है, प्रबंधन होता है। अगला प्रश्न, वे अभिकरण जो संगठन के लक्ष्यों के निर्धारण की क्रिया को निश्चित करता है, तो क्या कहलाएगा? प्रशासन कहलाएगा। अगला प्रश्न, वे अभिकरण है जो नीतियों के क्रियान्वयन को नियोजन एवं परीक्षण प्रदान करती है, तो क्या कहलाएगा? प्रबंधन। मतलब इसको क्रियान्वित करती है, तो वो क्या है? प्रबंधन है। अगला प्रश्न है, थियो हैमन ने प्रबंधन के अंतर्गत कितने क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है? तो इन्होंने प्रबंधन के अंदर 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। पहला संज्ञा के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के रूप में और तीसरा अनुशासन के रूप में। तो ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रबंध कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हेनरी फ्योल के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन के अंदर कितनी प्रशासनिक क्रियाएं संपादित होती हैं? तो कितनी होती है? 5। नियोजन, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। तो इनको आपको याद कर लीजिएगा। सब लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही हैं। अगला प्रश्न है, JP6 रिवर्स ने प्रबंधन को कितने अंगों में विभाजित किया गया है? तो 5 अंगों में विभाजित किया है। पहला, योजना बनाना। तो सब लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़े आगे पीछे होते हैं। योजना बना, संगठन करना, निर्देशन करना, समन्वय करना, मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल इट जनरेट में हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? 15 सिद्धांतों का वर्णन किया है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरेट किसके पुस्तक है? तो ये हेनरी फ्योल की है। तो इसके लेखक कौन है? हेनरी फ्योल। इसके बाद आपका टॉपिक है स्कूल मैनेजमेंट। इसमें शैक्षिक प्रशासन में प्रबंधन संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्यालय से। अगला प्रश्न है, प्रबंधन अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। तो ये किसने कहा है? सर चार्ल्स रेनॉल्ड ने। अगला प्रश्न है, प्रबंध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? उद्योग में। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रबंधन के आयाम हैं सामाजिक मांग, सामाजिक न्याय और समन्वित। तो शिक्षा प्रबंधन के आयाम, ये 3 आयाम है, सामाजिक मांग, सामाजिक न्याय, समन्वित। अगला प्रश्न है, शिक्षा सुधार में स्कूल योजना एक मील का पत्थर है। शिक्षा प्रयास में अध्यापक के बिंदु होते हैं। पहली बार अध्यापक समुदाय को शिक्षा सुधार का नियोजन एवं कार्य संचालन बनाया जा रहा है। तो ये किसका कथन है? डब्ल्यू फ्रैंकलिन का। वैसे इतने लंबे कथन
एग्ज़ाम में देने की कम संभावना है, फिर भी आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षण संस्था द्वारा अपनी आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों प्राप्त होने वाले साधनों के आधार पर अपने विकास की योजना बनाई जाती है। तो ये कथन किसका है? WM वूज का। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का परस्पर व्यवहार क्रिया सिद्धांत को विकसित करके किस लेखक ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो किसने दिया है? होमेंस ने। अगला प्रश्न है, अपने सहयोगी दल के नेता के रूप में प्रधानाचार्य का ये कर्तव्य है कि वे अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। तो ये किसका कथन है? रायबर्न का। अगला क्वेश्चन से, इलियट और मोसियार ने स्कूल योजना के निर्माण में कितने पदों को आवश्यक माना है? तो इन्होंने 7 पदों को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक, जिसमें सभी की बातें सुनी जाए और सभी को समझा जाए। अगला क्वेश्चन से, किसका मत है कि हम सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थानों को कौशल उत्पन्न करने वाले केंद्र के रूप में ले सकते हैं? तो ये किसका कथन है? जेम्स सेल। तो ये कथन है हार्विनसन का। तो ये कथन किसका है? हार्विनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की शिक्षा शास्त्री ने नियंत्रण प्रक्रिया में 3 स्तर बताए हैं। तो किसने बताया? जेम्स सेल पियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक निष्पादक इन प्रमाणों को मिलाकर अथवा उनकी तुलना करके क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो क्या ज्ञात किया जा सकता है? विचलन ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एडवर्ड एम थ्योनी के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया में के का स्तर है? क्या है? लक्ष्य, पद्धति और जांच। किस लेखक के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया 5 स्तरों से मुक्त होती है? तो किसके साथ होती है? जुरन। अगला क्वेश्चन, मानदंड निश्चित करने से अभिप्राय उन मानों से है जिनके आधार पर मापा जा सकता है। तो वास्तविक, क्या मापा जा सकता है? वास्तविक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया के किस चरण में सुधारात्मक कदम सम्मिलित है? तो किस में सुधारात्मक कदम सम्मिलित है? चतुर्थ चरण में। कौन सा है? चौथा चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधकों के लिए कौन सा नियंत्रण करने का एक महत्वपूर्ण साधन है? वजन नियंत्रण प्रविधि। इसके सब बात करते हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंध एवं संबंध। तो मानवीय संसाधन को होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव हैं, अध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, स्टूडेंट, लिपिक वर्ग, प्रबंधक वर्ग, प्रधानाचार्य, सब। तो ये सब आते हैं मानवीय संसाधन के अंतर्गत। इसके बाद और सबसे ऊपर स्तर की बात हो रही होती है, वहाँ आता है प्रबंधक। उसके बाद प्रबंधक और शिक्षक के बीच के संबंधों की बात अगर हो रही है, तो शिक्षक और प्रबंधन के बीच की बात हो रही है, तो इनके बीच में कौन सेतु का काम करता है? तो वहाँ पर आपका प्रधानाध्यापक आ जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि जो छात्र हैं छात्रों के बीच सबसे अच्छा संबंध किसका होता है? जहाँ बात छात्रों की आएगी तो वहाँ बात आप कौन होंगे? अध्यापक होंगे। तो ये आप लोग माइंड में बैठा के रखिएगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो इस तरीके से आप समझ के कर लेंगे कि यहाँ पर छात्रों संबंधित बात हो रही है तो यहाँ पर अध्यापक आएगा। अगर अभिभावक से संबंधित बात हो रही है तो यहाँ पर अध्यापक होगा। तो इस तरीके से इस संबंधों को आप याद रखिएगा कि इसका संबंध किसके साथ ज़्यादा हो सकता है। तो अब देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संस्था में प्रमुख मानवीय संसाधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रधानाध्यापक, कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक, छात्र। जितनी भी लिविंग थिंग है वो क्या है? मानवीय संसाधन होते हैं। अगला प्रश्न, समूची शिक्षा पद्धति किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो किसके घूमती है? छात्र के। छात्र भी हो सकता है और अध्यापक भी हो सकता है। अगर एक एंगल से देखें तो छात्र के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी
कोई भी पद्धति बनेगी तो किसके लिए बनेगी? छात्र के लिए। कितनी भी विधियाँ बनती हैं, पाठों का निर्माण होता है, छात्रों के लिए होता है। विद्यालय की जितनी व्यवस्था की जाती है किसके लिए की जाती है? छात्रों के लिए की जाती है। तो पूरे किसकी बनती है? छात्र के। इसके बाद अगर देखा जाए तो इन सब का क्रियान्वयन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की। तो अध्यापक भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है, तो इन दोनों का आप याद रखिएगा। वैसे छात्र पहले होता है, अध्यापक बाद में होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका छात्र ही सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय की उन्नति किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? तो किसके सामूहिक प्रयास पर निर्भर करती है? अध्यापकों के। मैनेजमेंट चाहे जितना भी अच्छा हो, प्रधानाध्यापक जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर अध्यापक काम नहीं करेगा, अध्यापक अगर मन से काम नहीं करेगा तो वे छात्रों के साथ अच्छा संबंध बनाकर नहीं रखेगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रदान करेगा, तो विद्यालय की उन्नति संभव नहीं है। और अध्यापक अच्छा है तो फिर मैनेजमेंट में चाहे जितनी भी दिक्कत हो उसमें कोई भी समस्या नहीं होती, विद्यालय दिन पर दिन उन्नति करता है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अध्यापक को प्रसन्न रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय तथा समाज में संतुलन बनाए रखने का कार्य है, किसका कार्य है? शिक्षक का। इन दोनों के बीच में सेतु का काम करता है शिक्षक, विद्यालय और समाज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51, छात्रों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क बनाए रखने का कार्य किसका है? शिक्षक होगा। पुराने ज़माने में वैदिक काल में छात्रों और शिक्षकों के मध्य पिता पुत्र का संबंध पाया जाता था। छात्र और शिक्षक की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ जब मध्यकाल आया तो शिक्षकों की गरिमा थी वो धीरे धीरे गिरने लगी, उनको उतना सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। और आज के ज़माने में बोला जाए तो बहुत ही आत्मिक संबंध तो बहुत ही कम है। तो अभी भी ये बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका छात्रों के साथ आत्मिक संबंध है, लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में संगठन और प्रशासन बनाए रखने संबंधी कर्तव्य किसका होता है? प्रधानाचार्य का होता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में कौन प्रबंध तंत्र और विद्यालय के समस्त व्यक्तियों के मध्य सेतु की भांति कार्य करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल। जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय सामग्री के प्रति छात्रों में आदर की भावना जगाने का उत्तरदायित्व, तो ये किसका होता है? शिक्षक का, टीचर्स का। अगला टॉपिक है भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। हमने बताया भौतिक संसाधन क्या होते हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कार्यशालाएँ, खेल के मैदान, संग्रहालय, शिक्षण संस्थान तथा छात्र विद्यालय के किस प्रकार के संसाधन हैं? तो आपको ये समझ आता है ये सब भौतिक संसाधन है। आप बस वैसे आइडिया लगा सकते हैं कि जैसे ही आपके कॉलेज के गेट पे एंटर करते हैं तो उस गेट से लगाकर लास्ट तक जहाँ तक जो भी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, प्रयोगशालाएँ, वर्कशालाएँ जो भी हैं, सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, भौतिक संसाधन है। स्कूल के भौतिक संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है विद्यालय भवन। नेक्स्ट है, सर्वोत्तम मूक अध्यापक है। तो मूक अध्यापक क्या है? पुस्तकालय। अध्यापक ये मूक है, वो क्या है? पुस्तकालय है। पुस्तकालय क्या होता है? ज्ञान का भंडार होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का मस्तिष्क किसे माना जाता है? तो प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को माना जाता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय का मस्तिष्क माना जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का हृदय किसे माना जाता है? पुस्तकालय को, जो लाइब्रेरी होती है उसे। विद्यालय का हृदय माना जाता है। और एक क्वेश्चन ये होता है कि शिक्षक की आधुनिक पद्धतियाँ कितनी होती हैं? शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ कितनी होती हैं? तो हम कह सकते हैं शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ कितनी होती हैं? शिक्षण की आधुनिक पद्धतियाँ कौन कौन सी होती है? डाल्टन विधि, वाद विवाद पद्धति, योजना पद्धति। तो ये 3 पद्धतियाँ होती हैं। ये सब आधुनिक पद्धतियाँ होती हैं शिक्षण की। तो ये आपके क्वेश्चन थे यूनिट 4 के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन्हीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको 10 भी मिल जाएंगे।
अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो 3rd और 5th यूनिट की बनाएंगे। तो आई होप तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग इतनी रात जग के आपके लिए मेहनत करते हैं, नोट्स बना रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।